एवरीवन, तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 2024 के PYQs। तो हम इसको समझ के सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट पार्ट होगा, तो हमारा 24 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगर जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा तो मैं 23 भी स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट, सॉरी। पहला बोल रहा है, देखो ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मैच द फॉलोइंग। सॉरी करिए, मतलब माफ़ करिएगा, मेरी जो आवाज़ होगी हो सकता है थोड़ी डिस्टर्ब रहे क्योंकि तबीयत ख़राब है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन दिया है, स्वच्छ भारत मिशन दिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब लॉन्च हुआ था ये हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक 2014 में ही लॉन्च कर दिया गया था, अक्टूबर में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे, और आज गांधी जयंती भी है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारा सी का जो हो जाएगा 2, तो आंसर तो वैसे ही मिल जाने हैं पर, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में बहुत भर के सारी स्कीमें आई थी, बहुत स्कीम्स आई थी, इतनी सारी स्कीम्स 2015-16 में बहुत ज़्यादा आई थी फिर, ठीक है। और जल जीवन मिशन जो आया था वो 19 में आया था। तो 19 में लगभग कोरोना आने से पहले लगा था कि यार जल जीवन मिशन, मतलब जल जीवन मिशन, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी को आवास ही तो दोगे, आवास दोगे, तब जाके आप जल दोगे। उज्ज्वला योजना जो बात की जा रही थी, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो मई 2016 में ही कर दी गई थी, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन पहले स्वच्छता फैलाएंगे, फिर नवंबर में ये आया था हमारा, नवंबर में आया था आवास। तभी तो मैंने बोला नवंबर में आवास आया, तो सबसे पहले हम आवास देंगे, रहने की जगह देंगे, तब जाके हम देंगे क्या, 2016 में देंगे उज्ज्वला योजना जो गैसों के लिए था, सिलेंडर्स के लिए, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स के SDI के लेवल्स पूछे गए हैं। इनकम लेवल, एजुकेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि आप कहाँ तक पढ़े हो, कितने ईयर्स, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और किस ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का है, ठीक है। तो एवरेज कितना गए हो और कितने तक वाला पढ़े हो। कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट नहीं है इसका इंडिकेटर, 1, 2, 4 हो जाएगा आंसर। और HDI जो है ये ऑक्सफोर्ड से मिलके, ऑक्सफोर्ड और UNDP से मिलके ये बनाता है, रिपोर्ट निकालता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया है, और सोचो ऊपर वाले से कितना हिंट मिल सकता है। यहाँ पे भी स्वच्छ भारत मिशन दिया है जो कि 2014 में ही आ गया था, ये सबको पता ही है कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आ गया था, 2 अक्टूबर को ही आया था। लेकिन प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है वो 2015 में आई थी, ठीक है, और 17 में आई थी महिला सशक्तिकरण का, ठीक। तो इसके बाद पता चल जाएगा 4 लास्ट में ही आ रहा है क्योंकि गरीब कल्याण 2016 में आ गई थी। तो इस तरह हम मैच द फॉलोइंग में 93 में जो 1, 2 ऐसे करके आए, हाँ तो लाइन सही है, 1, 2, 3, 4। माल्थूस ने आर्ग्यू किया पॉपुलेशन ग्रोथ का, और पॉपुलेशन ग्रोथ का आर्ग्यूमेंट था ये जियोमेट्रिक का जो वो होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है, अर्थमेटिक का ये बढ़ता है, तो ये हमारे पास D हो जाएगा आंसर। ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन था जो कि नॉर्मल था, फिजिकल पॉलिसी के, मतलब ऐसा था कि कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं, क्या था, कॉन्सेप्चुअल। बोल रहा है फिजिकल पॉलिसी के रिस्पॉन्स में डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक इन रिस्पॉन्स टू एग्रीवेट द ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रक्शंस। अगर मान लो जैसे कोरोना में हो गया था और बाहर से कोई सामान नहीं आ पा रहे तो अंदर महंगाई बढ़ जाएगी ना, बाहर से कुछ चीज़ें नहीं आ पा रही है तो अंदर महंगाई बढ़ने लगेगी। तो माल्थूस ने आर्ग्यू किया पॉपुलेशन ग्रोथ का, पॉपुलेशन ग्रोथ का ख़त्म हो गया, सॉरी थोड़ा वो हो गया था। तो क्या करेंगे कि डिस्ट्रप्शंस ना हो, तो हमारे पास मतलब अगर बाहर से सामान नहीं आ पा रहा है, ग्लोबल सप्लाई वो हो गई है, तो फूड और फर्टिलाइज़र की सब्सिडीज़ को घटाएंगे थोड़ी ना, क्योंकि मार्केट में तो पहले से कमी है। इंक्रीजिंग द टैक्स क्यों बढ़ाएंगे भाई, और पहले से ही बाहर सामान नहीं आ पा रहा है तो अंदर की इन्फ्लेशन बहुत महंगी होगी, महंगे में फिर से टैक्स कैसे बढ़ाएंगे, फिर से महंगा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करेंगे टैक्स को फ्यूल और सर्टेन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे, ताकि लोग खरीद पाएँ, अवेल कर पाएँ। फिर से देखो स्कीम्स पूछा है, प्रधानमंत्री श्रम धन मानधन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। देखो अटल पेंशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो इसके 50 साल हो गए हैं तो इसकी वजह से भी इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है अटल पेंशन योजना जो आई थी। और इसकी बेनिफिशरी मतलब पहले से क्या होता है कि जितना बेनिफिशरी की चॉइस है वो दे सकता है, ठीक है। और ये 15 में ही आ गई थी, अटल पेंशन योजना जो है 15 में ही आ गया था।
18 से 40 वर्ष वाले में, ठीक है। और बेनिफिशरी के चॉइस पे डिपेंड करता है। तो अगर डी का 1 मारते ना, हमारे पास आंसर पट से ये हो जाता। पर श्रम योगी मानधन योजना जो है वो 55 से 200 वाला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति वाला है, जीवन की ज्योति, ये 436 वाला। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये हो जाएगा। अटल पेंशन, ये हो गया। 2 स्टेटमेंट है। डेवलपमेंट इज being defined improving living standard and welfare. Growth in per capita income is not sufficient measure of the development. तो बिल्कुल डेवलपमेंट का होता है ना कि देखो ग्रोथ क्या होती है, एक तरीके से होती है कि यार तुम्हारा इनकम का ग्रोथ हुआ कि नहीं, ये ग्रोथ हुआ कि नहीं। लेकिन डेवलपमेंट चारों तरफ से होता है कि तुम्हारे पैसे का ग्रोथ हो, तुम्हारे घर हो, तुम्हारी हैप्पी लाइफ हो, सब कुछ चीज़ें होती हैं। डेवलप्ड हो रहे हो तुम, ऐसे बोलते हैं ना डेवलप्ड। तो ये यूपीपीएससी का हमेशा से ही फेवरेट कहा है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि डिफाइन एज इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड और वेलफेयर की। Which measures are essential to achieve the goal 4 of the sustainable development targets का। तो गोल 4 का sustainable development targets का कौन से measures करते हैं? एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी का कर दो। इम्प्रूविंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स का एक्सपेंशन से कुछ नहीं होने वाला। और इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी से इसमें नहीं होगा, क्योंकि गोल 4 उसका यही है कि एजुकेशन को करो तो इम्प्रूव वेल बींग वाला के बाद वाला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो 1 2 हो जाएगा। देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछने का तरीका कैसे पूछा इसने, ठीक है। तो ये ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूछ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीडम इज़ नॉट गारंटेड। गारंटीड कौन सा नहीं है? तो हमारे जो वो है ना पैसे की जो हम प्रॉपर्टी, ये गारंटी नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ से बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, द सेम पर्सन कैन नॉट बी फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ द 2 मोर देन स्टेट। गलत है, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आके सुधारा है। हाई कोर्ट्स और जो गवर्नर होंगे सेम हो सकते हैं। आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि गवर्नर इस स्टेट्स के लिए होने चाहिए। दैट शैल बी द गवर्नर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट्स, ठीक है। तो हर स्टेट के लिए होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दोनों पहला इनकरेक्ट हो गया ना, हाँ बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 मिनट लाइन पे रहेगा। नेक्स्ट पे बोल रहा है मैच करना है, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है ये याद देख लीजिएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, गारंटीड टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, बिल्कुल सही है। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन्स, हाँ। क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अल्टरिंग द न्यू स्टेट नेम ऑफ दिस स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर का काम नहीं है, सेम एज पार्लियामेंट का काम है, उसका पार्लियामेंट की ही काम है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, ये सबसे फेवरेट होता है। CFI कौन सा मैच करता है? 266। फाइनेंस कमीशन 280। फाइनेंशियल इमरजेंसी और 360। कैग का 148 से लेके 151 तक कैग का होता है, कम टोटल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी का 4, ए का 1, डी का 4 देख लेते हैं, और सी का 2, बी का 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट एनविसेस करता है? द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन थोड़ी ना है। ट्रैफिकिंग बिल्कुल है। और एम्प्लॉयमेंट जो प्रोहिबिशन करते हैं उसमें, अनएम्प्लॉयमेंट जो जहाँ पे प्रोहिबिटेड एरियाज़ है वहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तब भी होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हटा देंगे जब हम, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा 2 और 3, ये हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात नहीं है। अब बोल रहा है इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो अंदर कुछ लग के और बाहर आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो स्कैनर, कीबोर्ड और माउस कीबोर्ड सब में से कॉमन है। प्रिंटर, अच्छा प्रिंट करके बाहर देता है। प्रोजेक्टर बाहर दिखाता है, मॉनिटर बाहर दिखाता है। स्कैनर ये जो अंदर तक जाता है। कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच नॉन वोल्टाइल इवन विद द पावर गोज ऑफ, तो रैम में, तो रीड ऑनली मेमोरी में, रीड ऑनली एक्सेसिबल मेमोरी होती है, जो रीडिंग एक्सेसिबल मेमोरी होती है, एक्सेस कर सकते हैं, लाइट जली हुई तभी भी। अब फ़ारेनहाइट वाला जब डेफिनेशन आई थी वो वाला है 9 ये वाला, ठीक है, 32 वाला। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू। ट्रू कौन सा नहीं है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यार। देखो बोल रहा क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ DNA एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम्स DNA और प्रोटीन का ही बने होते हैं। वो क्रोमेटिन जो एकदम ऐसे लपेट के इसका डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड बन जाता है। न्यूक्लियस ऑफ सेल डज नॉट प्ले अ की रोल इन सेलुलर प्रोडक्शन, कैसे नहीं करता भाई? न्यूक्लियस
प्ले करता है सेलुलर प्रोडक्शन में, ठीक है। और क्रोमोसोम्स जो 23 पेयर्स वाले हैं वो इनहेरिटेंस का देते हैं। डीएनए में वो जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको कहते हैं क्या, फंक्शनल सेगमेंट को जीन्स कहते हैं। CO2, SO2 एंड NO2 गैसेज गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूस द एसिड रेन। हाँ, सॉक्स और नॉक्स वाला होता है। एटमॉस्फेरिक एयर इज़ पॉल्यूटेड ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ गैस लाइक CO2, ये सब चीज़ों की वजह से तो पॉल्यूटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू द 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कॉरपोरेशन मीटिंग हुई थी। दिस मीटिंग में इंडोनेशिया ने एग्री हुआ है कि कोलैबोरेट करेगा। तो ऐसी चीज़ें ना, कोलैबोरेट करेगा, ये करेगा, वो ईजी होती हैं और सही भी होती हैं। सेकेंड वाला प्रॉब्लम सेकेंड वाले में है, यहाँ पर डाटा दे रखा है। डाटा से थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि अच्छा उस दिन हुआ हो कि नहीं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा और उस दिन हुआ भी नहीं था। विद रेफरेंस टू द FWD 200B विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर करेक्ट। ये किसके लिए स्टेटमेंट है? तो 100 kgs का है, डाटा है, ठीक है, पर है। इंडिया की पहली इंडिजिनियस बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट है। तो पहली बॉम्ब करने वाली UAV एयरक्राफ्ट है कौन? इसका नाम ही है FW-200B। तो हमारे पास आंसर दोनों के सही हो जाएंगे। विद रेफरेंस टू द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड डेवलपमेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ECTA का ट्रेड डेवलपमेंट की बात हो रही है। उसमें क्या था? तो ये कोई भी डाटा नहीं दिया है, दोनों के दोनों करेक्ट है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं दिया है, ये करंट अफेयर्स की बात थी यार। अब आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ये थोड़े टफ थे तो ये क्वेश्चंस ऐसे उस टाइम के करंट के थे और इतना वो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, सक्षम वैली थी। दिस वैली स्ट्रैटेजिक की रीज़न दैट अ पार्ट ऑफ द POK। स्ट्रैटेजिक की रीज़न है ही, तभी तो लड़ाई चल रही है। इंडिया हैज़ लॉस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बीइंग कैरिड आउट बाय द चाइना इन दिस वैली। बिल्कुल, हर बार चाइना आगे आ जाता है तो उसको पीछे करना पड़ेगा। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1963 पाकिस्तान इलीगली हैंडेड ओवर दिस, तो पता है। 114 में देखो फिर से बोल रहा है कि डेवलपमेंट ये सब, तो इकॉनमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल रूल मनरेगा का जो एक्ट आया था 2005 में आया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अगर किसी को पता होता है कि 2014 में आया था, तो अगर 4th वाला लास्ट में है ना, तब कोई भी मार सकता था कि 4 लास्ट में आएगा, क्योंकि लेट आया था। और 1978 में याद कर लीजिएगा IRDP आया था। स्वामी जयंती ग्राम स्वराज 1919 में आया था, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से कौन सा करेक्ट है? इंडियन इकॉनमी इज़ अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी इज़ अ मिक्सड इकॉनमी। JM कीन्स इज़ अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो JM कीन्स फादर इकोनॉमिक्स से गलत है, एडम स्मिथ हैं। नाम भी इसमें यहाँ पर फल्टा है, तो तीसरा अगर गलत होता है ना, तो हमारे पास 1 और 2 जो है वो राइट हो जाएंगे। पर नहीं, इंडिया अंडर डेवलप नहीं है यार। अंडर डेवलप कहाँ से आ गया? डेवलपिंग होगी तो 1 भी नहीं होगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप भी वो करने के उसमें थे। द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइन द डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ फॉरेन करेंसी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस करेंसी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो बोल रहा है डिमांड एंड सप्लाई का वो करता है, गलत है। ये मार्केट बेस्ड है, ठीक है। तो D हो जाएगा। इंडिया के बारे में देखते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 में हुआ था। RRB का जो फॉर्मेशन हुआ था और 1975 में हुआ था, और नाबार्ड 1985 में आया था। तो RRB पहले आए थे। अडॉप्शन ऑफ बैंक ब्रांचेस, तो हमें पता 1 के बाद ही 2 आएगा। और नहीं, कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात किया है। तो तीनों ही बात कर रहे हैं ना, कहाँ से अलग है, तीनों ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कि नेशनलाइजेशन ऑफ दिस। अब आते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था 70 जो 2010 में आई थी, ठीक है। 75 और 50 का रेशियो लेके घूम रही थी अर्बन और इसका, और फोकस जो था इसका न्यूट्रिशनल सपोर्ट वुमेन के लिए था। बिल्कुल ये साथ तो सही है। एनफोर्स्ड वाली जो है चीज़ है 2013 में हुई थी, 2010 में नहीं हुई थी। 118 का D हो जाएगा। Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and other is this. There is a positive relationship between the SDI and the Sustainable Development Goals rankings. The underlying dimensions of the SDGs targets are closely related to the education and health aspects. ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन जो वो एक्सप्लेनेशन है ना, वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि SDI सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रहा है, पर डायमेंशनल रिलेटेड एजुकेशन वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
लिस्ट करना है मैक्सिको, चाइना, इंडिया एंड फिलीपींस। तो कौन किसके लिस्ट में है? तो देखो इंडिया फर्स्ट था, उस टाइम की करंट अफेयर्स की न्यूज़ है रेमिटेंसेज में। अभी भी इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्राप्त करता है, याद रखिएगा यूएई से नहीं, यूएसए से ज़्यादा आता है रेमिटेंसेज इसके। तो 120 में ना, जब भी हम सी का हम 1 कर दिए, सी का 1, अरे सॉरी, हाँ सी का 1 की तो एक ही में है, और ऐसे करके 2 3 1 4। अब आते हैं नेक्स्ट में, स्टेट दे दिया है रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कौन ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा नहीं है। कौन सबसे ज़्यादा है? फर्स्ट वाले पे उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा किया था। तो बी का 1 होते ही तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आते, पर ए का 2 भी तो था, महाराष्ट्र, यूपी महाराष्ट्र, जैसे हम शुगर केन के लिए प्रॉब्लम में होते हैं उस तरह कर्नाटका जो था हमारा 4th ही था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। बिल्कुल, एन इमरजेंसी में टेक एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि डिक्लेरेशन तो किया है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं ना, दोनों सही है स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ICT बेस्ड। तो ICT बेस्ड जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। तो ई गवर्नेंस जो होगी ना, वो इंक्रीज़ करेगी, मतलब अच्छा होगा, ये टैपिज्म थोड़ी ना होगा। तो 4th वाला काट देंगे। और रिड्यूस करेगी ट्रांसपेरेंसी। अरे ट्रांसपेरेंसी कैसे, उसको बढ़ाने के लिए तो आ रही है, जैसे GST के पोर्टल्स आ गए थे। UPSC डराइव इट्स फंक्शन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन से करती है, पार्लियामेंट्री लॉ से करेगी, कन्वेंशन से, सबसे करेगी। फिर से मैच द फॉलोइंग, इलेक्शन कमीशन जो आया था ऑफ इंडिया, नेशनल NC वाला फाइनेंस कमीशन, वो भी तो बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है। अच्छा इसीलिए तो ये भी गलत है, ये तो कैग वाला है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी गलत दे दिया है। बैकवर्ड जो क्लासेस के लिए फाइनेंस कमीशन गलत दिया है। जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बात हो रही है ना, कि इसमें बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही है, क्या हुआ? तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, 338 से शुरू होती है, तो डी वाला। अब आते हैं शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ केस। ये सारे जो केसेस हुए थे किस लाइन में हुए थे? देखो सबसे पहले जो केस हुआ था, हमें पहले से याद होना चाहिए, शंकरी दोराइजन वाला। तो सबसे पहले हुआ था शंकरी प्रसाद का केस हो गया था, ठीक है। उसके बाद सज्जन सिंह का हुआ, गोलकनाथ, केशवानंद भारती लास्ट में आया था। तो वैसे भी काट देते 1973 वाला, ठीक है। अमेंडमेंट देख लेते हैं, 42nd अमेंडमेंट 52। तो देखो 97th भी आया, तो 86 वाला जो आया था वो पढ़ाने वाला जो था 14 साल वाला, सी का 4 हो जाएगा, तो सी का 4 हो गया। फिर और भी अमेंडमेंट्स है, तो जो हमारा ये था 42nd वाला 1976 में आ गया था। 52nd जो 96 जो अमेंडमेंट था 11 में आया था, डी का 2 हो जाएगा। तो आंसर तो हमारे हो गया, 52nd अमेंडमेंट जो आया था, जो बी का है वो 1 आएगा। अब आते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेटिव, तो ए का जो हो जाएगा 4, तो ये करते ही आ जाएगा। क्वाजी जो है कोजी वियरे, तो सी का 1 भी यही है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म जॉनस ने कहा होगा, तो बी का 3 जॉनस ने, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। कौन सा एक लेवल नहीं है, ये कमेटी बोली गई थी, कौन से एक लेवल नहीं दी हुई है। तो न्याय जो पंचायत वाला, वो एक लेवल नहीं रिकमेंड किया गया था। बोल रहा है कि जो लोकपाल लोकायुक्त का जो एक्ट आया था, नेशनल लेवल आया था, तो लोकायुक्त वाला LM सिंघवी ने, याद रखिएगा, ARC के रिफॉर्म्स में बोला गया था। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम, चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है। ये दोनों तो रहते ही रहते हैं, तो 3/4 हमेशा ही रहेगा, तो 3/4 है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज बाय द दिस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज बाय दिस, ऐसा करके भी तो देख रहे हैं हम। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 3 4 होंगे, क्योंकि चेयरमैन राज्यसभा का कोई नहीं होता, उनका कुछ रोल ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं 131 में, ठीक है। बोल रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताइए 131 में। तो ये पता है, देखो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में ना एक चीज़ थी कि चलो फॉर्म हुआ था 1934 में। ये जयप्रकाश नारायण जो थे वो थे, नारायण देवा जो थे वो थे यहाँ के प्रेसिडेंट, इसमें के प्रेसिडेंट, ठीक है। कोई बोलेगा जयप्रकाश नारायण थे। जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली दिस ड्यू टू सिंपैथी फॉर सोशलिज्म, गलत। वो क्यों बता रहा है कि ज्वाइन किए थे, क्यों ज्वाइन करेंगे वो? जवाहरलाल नेहरू क्यों ज्वाइन करेंगे, ये तो देखिए, 2 बार चीज़ें बोल दे कि ये ज्वाइन किए थे, वो सोचिए। और कांग्रेस जय वाला अलग थी, जो कांग्रेस सोशल पार्टी थी वो अलग थी ना, इनसे INC से थोड़ा अलग चल रही थी।
कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अबुल फजल ये सारे जो इवेंट्स थे वो देखते हैं। तो देखो सन ऑफ अकबर तो ये दाऊद दयाल 1604 वाला है। 1602 में इसका हो गया था। एडवाइज़र था ना, ये एम्परर था अकबर के टाइम का, अबुल फजल, बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा 2 था पहले और फिर अब 3 आएगा ना, 2 के बाद 3 और फिर 14 आएगा, तो इसीलिए तो 16 का 2 था। ठीक है, फैज़ी था, लास्ट में जो आया 4 था 1604, क्योंकि बहुत पास पास इवेंट्स हुए थे। अब आते हैं ये जो पास पास इवेंट्स हुए थे। अगस्त ऑपर जो आया था अगस्त 1942 में आया था। क्रिस्प मिशन जो आया था 40 में आया था, 42 में आ गया था। रामगढ़ का जो सेशन हुआ था ना, ये पहले हो गया था बिफोर अगस्त 1940 का। और रेजिग्नेशन लेटर जो कांग्रेस मिनिस्टर्स दिए थे 1937 में, उस टाइम डे ऑफ डिलीवरेंस भी दिया जाता है, तो हमें इधर से लगाना था 4312 अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 4 सबसे पहले ये आ गया, तो वही हो गया। बुक कौन कौन लिखा है और कौन उसके ऑथर्स है, तो हिंदू पॉलिटी जो है वो जो है जायसवाल करके लिखे हैं। ईस्टर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्थर स्मिथ लिखे थे। ठीक है, और हिंदू पॉलिटी ये लिखे हैं। द वंडर दैट वाज ये अलभसम करके लिखे हैं। हिंदू पॉलिटी जो है KP जायसवाल। तो ए का जो हो जाएगा 3, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गया। तो बी का 2 इसमें भी है, डी का 4 तो सी हो जाएगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट ऑफ द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट कंसिडर द ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ द प्रोविडेंस डेस्टिन्ड टू ब्रिंग द मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, दे कंप्लेन ओनली अगेंस्ट द अन ब्रिटिश रूल। तो पहले जो प्रेयर पिटिशन करते थे ना, वो बिल्कुल सही था। तो एक दूसरे की व्याख्या तो नहीं कर रहे, पर दोनों सही है। कौन सा करेक्ट नहीं है? आर्कॉल्ड ने जो बोल दिया था, विलियम आर्कॉल्ड ने, वो कौन सा करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो नहीं थे कि ही वॉज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द दयानंद सरस्वती की बात, अरे उनकी बात हो रही है ना। लाहौर कॉलेज की जो थे वो प्रेसिडेंट नहीं थे, प्रिंसिपल नहीं थे लाहौर के। ठीक है, तो यही हो जाएगा बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इवेंट्स एंड देन अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वेल्योर जो म्यूटिनी हुई थी 1806 में हुई थी। जो डेथ हुई थी नाना साहब की 1800 में हो गई थी। रिकॉल ऑफ वैली सली 1805। एंग्लो नेपाल जो वॉर हुआ था 1814 से लेकर 16 तक हो गया था। ठीक है, तो 2314। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका रिवॉल्ट, ये सारे रिवॉल्ट हुए थे कब कब हुए थे, तो पाइका हो गया। तो पाइका एक कह सकते हैं कि जो जगबंधु दीनबंधु महापात्रा वाले नहीं थे लोग, वो थे। बरेली का जो रिवॉल्ट हुआ था मुफ्ती ने कराया था। मालाबार का तो एकदम नाम भी क्लियर है, एकादचना करके। सिलहट राधाराम सिलहट। तो ए का अगर नहीं या बी का, या ये कर सकते हैं, मालाबार का 1 हो गया ना, सी का 1 हो गया, सब में दिया हुआ सी का 1। पाई का जो है 4 हो जाएगा, ए का 4, तो हमारे पास ए आंसर हो जाएगा। अब आते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, मैरिटाइम डे, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है अप्रैल 7 को। अप्रैल 5 को होता है नेशनल मैरिटाइम डे। 2nd वीक ऑफ मई को होता है एथलीट्स डे। मई 8 को होता है रेड क्रॉस डे। ठीक है, 2 1 3 4। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आर्यभट्ट अवार्ड वर्ल्ड, ये सब करंट अफेयर्स के थे। और विटामिन्स वाले देखो, विटामिन्स वाले तो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं इनके। ठीक है, तो ये तो सबसे इजी होते हैं। स्कर्वी वाला हो गया, रिकेट्स हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, बेरी हो गई। तो डी का अगर 3 मारते हैं ना, तो आंसर आ गया पट से। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ फॉर एवरी स्टेट। और न्यू आर्टिकल 350 का भी जो ऐड हुआ था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वही गलत दे दिया है कि 9 से नहीं हुआ था, 7 से किया गया था, 7 से। ठीक है, तो ओनली 2 जो आंसर है जो बोला है करेक्ट। तो एवरी स्टेट के लिए तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दैट स्पेशल सबके लिए हो, तो मुझे दोनों ही नहीं लगते हैं। ठीक है, ट्रेड कॉमर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से इसके सब्जेक्ट्स हैं? ये तो सारे तीनों ही सब्जेक्ट्स तो यही हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड करंट लिस्ट में। फातिमा बीवी के बारे में बोला था, फातिमा बीवी ये फर्स्ट वुमेन जज थी, तो बिल्कुल। सर्व एट द गवर्नर ऑफ केरला, उनकी बुराई क्यों करेगा? हाँ, पहली मुस्लिम थी हायर जुडिशरी में, तो 144th है ना जो, तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हुआ था उसके बारे में देखना है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि रिट्रेट्स द इंडियाज़ कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी
एंड प्रमोशन ऑफ नोडल, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाली है, तो वही DPIIT की बात हो रही है, दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट में लोकल गवर्नेंस से कौन सा रिलेटेड था, 73rd और 74th वाला था लोकल गवर्नेंस से। लालजी गोपाल, हबीब निजवानी, KS लाल, दशरथ शर्मा। तो इसमें कोई दिमाग लगाने की वो नहीं थी। लालजी जो हैं गोपाल है, नॉर्दर्न इंडिया के थे, तो नॉर्दर्न कहाँ गया नॉर्दर्न। हिस्ट्री ऑफ द खलजी इकोनॉमिक्स वाला नॉर्दर्न। इकोनॉमिक लाइफ जो है KS लाल, हिस्ट्री ऑफ द खलजीज तो KS लाल। हिस्ट्री ऑफ द खलजी दशरथ शर्मा, अर्ली चौहान डायनेस्टी, ठीक है। और इकोनॉमिक लाइफ हो गया ये सब, अर्ली चौहान डायनेस्टीज़ भी हो गए। एक मिनट, अर्ली चौहान डायनेस्टीज़, तो दशरथ में ये था अर्ली चौहान, तो D का 3, तो हमारे पास ए ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। कुंवर लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर बिहार लेड द रिबेलियन 1857 का। लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज अडॉप्टेड सन ऑफ दिस, कैसे एक दूसरे के नाराज़ थे वो, तभी तो। अब आते हैं नेक्स्ट में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, अलबरूनी और हिंगसांग, तो ये तो हर्षवर्धना के टाइम में ही आया था, तो चलो लाइन से ही है लगते हैं। 3 के बाद ही 4 आएगा, 3 के बाद ही 4 आएगा, 3 के बाद ही 4 आएगा। 3 4 2 1 1 2 3 4, तो 140 जो हमारे पास आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 3 1 2 4 3 4 3, अच्छा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बड़े वाले में लगाना है ना, 4 3 2 1, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स वंस इज लेवल्ड एंड दिस, बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म सेंट्रलाइज किया होगा, और वो अपने पोते को देना था कि वो था मंगोल। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट, नॉट पोते, प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट द मंगोल, वो तो चाहता ही था प्रोटेक्शन हो, उसमें कोई गलत थोड़ी ना था। तो एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे, सही भी है, क्योंकि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन ही लेके आया था, ठीक है। तो हमारा जो 2024 का था वो कंप्लीट हो गया PYQ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो मैं CSET भी 2024 का करा दूँगी। थैंक यू सो मच।